कि उन्हें लुक्स के हिसाब से रिजेक्ट ना किया जाए। मतलब अब लुक्स का मैं एग्जांपल क्या दूँ, कईयों के लुक्स मैंने खुद देखे हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं होते, तो उन्हें देखते ही लड़कियाँ मना कर देती हैं या लड़के लड़कियों को देखते ही मना कर देते हैं। कई बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, कई बहुत ज़्यादा पतली होती है लड़कियाँ। तो सबसे पहले तो उन्हें समझाया जाए कि आप जो लड़कियाँ मतलब ज़ीरो फिगर लेके चलती हैं, उन्हें ज़्यादा पसंद है, तो उन्हें बोला जाएगा नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर भी ज़्यादा अच्छा दिखाता है। मैंने कई लड़कियों को देखा है, जो ना ज़्यादा मोटी है, ना ज़्यादा पतली है, लेकिन वो भी बहुत सुंदर लगती है देखने में। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा पतली होंगी तभी लड़के को पसंद आएँगी, ऐसा नहीं है। और लड़कों की भी सोच बदल जाएगी कि आप ज़ीरो फिगर वाली लेके मतलब सोचते हैं कि हाँ, बहुत हीरोइन टाइप की मेरी बीवी है। तो कहीं न कहीं भविष्य में प्रॉब्लम होगी ही होगी फिज़िकली। तो आप हमेशा उसकी खूबसूरती पे ना जाइए, साथ ही साथ उसके व्यवहार को भी देखिए, क्योंकि कइयों का व्यवहार भी अच्छा नहीं होता। कई लड़कियाँ इतना एटीट्यूड में होती हैं, या घर परिवार को आप समझ सकते हैं कि पहले तो बहुत अच्छी बनती होती हैं, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि हमें घर परिवार से अलग होना है। तो सबसे पहले तो उन लड़कियों को भी समझाया जाएगा कि अगर आप सास-ससुर और जेठ-देवर उन सबके साथ मिल के रहते हैं ना, तो आपको ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि अकेले रह के क्या होगा, सबसे पहले तो घर का सारा काम आपको करना है, फिर बच्चे की देख-रेख भी आपको करनी होगी, ठीक? और उसके बाद अगर आप बीमार हो गए, तब आपको सास सभी देशवासियों को मुकेश अंबानी का नमस्कार। मेरे प्रिय नागरिकों, अब हम आज बात करेंगे शादी से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है, जो कि लोगों की शादी नहीं हो पाती है, उन समस्याओं को किस तरह से खत्म करने के उपाय किए जाएंगे। सबसे पहले भविष्य की तो मैं बाद बात बताऊंगा, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में लोगों की शादी नहीं है हो रही है, उसमें क्या उपाय किए जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आज के टाइम में जो लोगों की कंडीशन होती है ना, वो होती है कि या तो मेरी बेटी आर्किटेक्ट है तो सामने लड़का भी आर्किटेक्ट होना चाहिए, और उसके बाद लोकेशन भी उन्हें सेम चाहिए, उसके बाद उन्हें कास्ट भी अपनी चाहिए। अब आप बताइए, इतने स्पेसिफिक रीजंस मतलब आपने लगा दिए, कंडीशंस लगा दी, अपने ही शहर में चाहिए, आर्किटेक्ट ही चाहिए, अपनी ही कास्ट का चाहिए, तो क्या ऐसे सिनेरियो में आपकी बेटी की शादी हो सकती है? आपको लगता है आपकी ही कास्ट में, आपके ही शहर में, चलो दूसरे शहर में होता तो एक बार को समझ में आता, अपनी ही कास्ट में चाहिए, हर जगह तो आपने अपनी कंडीशन लगा दी। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि क्या आप एक्चुअल में अपनी बेटी की शादी करने के लिए राज़ी हैं भी? मतलब आप शादी करना चाहते भी हैं अपनी बेटी की, नहीं करना चाहते? तो अगर करना चाहते होंगे तो उन्हें समझाया जाएगा कि अगर दूसरे प्रोफ़ेशन का भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरे शहर का भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या दिक्कत है? दूसरे प्रोफ़ेशन का होगा तो क्या दिक्कत है? ये दिक्कत हो सकती है कि उससे तालमेल मतलब जो विचार होंगे तालमेल विचारों में तालमेल नहीं बैठेगा। दूसरे शहर में होगी तो मान लीजिए अगर फैमिली अच्छी नहीं हुई, तो उस केस में तो हमारी बेटी फँस के रह जाएगी। हम कैसे पता लगाएँगे कि बेटी सुरक्षित है, नहीं है? ठीक है? कई लोगों के होते हैं कि भई अनजान फैमिली में जा रही है, कोई जानने वाली फैमिली में तो जा ही नहीं है। तो ये भी रहता है, और चाहिए तो कोई प्रोफ़ेशनल ही चाहिए, बिज़नेस फैमिली नहीं चाहिए। अब उन्हें समझाया जाए कि अगर बिज़नेस में आपको लगता है इनकम फ्लक्चुएट करती है, तो फ्लक्चुएट करती है, लेकिन फ्लक्चुएट नहीं करती कि वो बिल्कुल ही गरीब हो जाएगी। और अगर आपको लगता भी है कि बिज़नेस अगर पूरा ही डाउन हो गया, कुछ हो गया तो क्या होगा? तो उसमें भी हम आपको गारंटी देते हैं कि वो बिज़नेस अगर फ्लॉप भी हो गया, कुछ भी हो गया, उन्हें इनकम की प्रॉब्लम नहीं होने दी जाएगी। भविष्य में मतलब बताया जाएगा, अभी तो मैं एग्जैक्टली कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जब मैं इन समस्याओं को सॉल्व करने आऊंगा तो डेफिनेटली लोगों को समझाया जाए कि आपका बच्चा जिस भी तरह के लड़के या लड़की को पसंद करता है उसे करने दीजिए। और व्यवहार से इंसान अच्छा होना चाहिए ना, बाकी सब चीज़ तो सेकेंडरी होती है। आपका प्रोफेशन हो गया, आपका गोत्र हो गया, आपका मतलब धर्म हो गया, कुछ भी हो गया, चलो अगर आप हिंदू हैं मुस्लिम में नहीं करना चाह रहे वो बात अलग हो गई, कि आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वो नॉन वेज खाते हैं, जो भी है वो मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आपके मुसलमानों में करवानी है। जैनियों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि शाम के बाद खाना नहीं खा सकते, तो जैनियों में नहीं करवानी कोई इशू नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म में तो करवा सकते हैं। अगर आप बनिए हैं तो पंजाबी में करवा सकते हैं, और पंजाबी हैं तो बनियों में करवा सकते हैं, ब्राह्मण्स में करवा सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सब लोगों को सबसे पहले समझाया जाएगा कि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम आपको गारंटी देते हैं, बस बच्चा सही होना चाहिए। क्योंकि कई लड़कियों की हाइट भी 5 फुट 8 इंच होती है। अब मान लीजिए कहीं आर्किटेक्ट ही मिल गया, अब उसकी हाइट ही 5 फुट 6 इंच है, तो ना तो लड़की वालों को ना लड़के वालों को, दोनों को ये रिश्ता मंजूर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लड़के वाले नहीं चाहेंगे कि लड़की उनके बेटे की हाइट से ज़्यादा लंबी हो, या बराबर हाइट की भी हो, क्योंकि बराबर हाइट की भी लड़कियां लड़कों से लंबी लगती हैं। तो बहुत सी कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि लड़के और लड़कियों की शादी नहीं हो पाती। वो कई होते हैं लड़के खुद ही कंडीशन लगा दें कि मैं इतनी हाई एजुकेशन ले रखा हूँ कि मेरे को भी हाई एजुकेशन वाली लड़की चाहिए, और अपनी कास्ट में चाहिए, जैसे कोई सिख है तो सिख में ही चाहिए। अब कोई लड़की देखिए, अगर हिंदू होती है तो ठीक है, वो सरदार जी के थोड़ा कम जाना पसंद करते हैं, क्योंकि
अब मैं क्या बताऊं रीजन, वो आप समझ ही सकते हैं। नॉर्मल अगर बिना पगड़ी वाला भी हो, पंजाबी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तो उसकी कंडीशन ही ऐसी होगी कि हाई एजुकेशन वाली चाहिए। फिर मेरा बिजनेस भी अच्छा खासा है तो स्टेटस भी उस हिसाब से चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो उन लोगों को भी समझाया जाएगा कि हाई एजुकेशन से क्या मिलता है। थोड़ा व्यवहार में अच्छी होनी चाहिए, मैंने बताया जैसा कि पहली बात, व्यवहार में अच्छी होनी चाहिए। हाई एजुकेशन से क्या कर लेगा, तुझे उससे काम करवाना नहीं, कुछ नहीं करवाना, तो उस एजुकेशन का भी रख के क्या वो चार डालेगा। समझ में नहीं आती बात, मतलब लोगों की बेमतलब की जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, उन सभी रिक्वायरमेंट्स को खत्म करवाया जाएगा। और प्रॉपर एक नेटवर्क बनाया जाएगा, हर एक इंसान से मिला जाता रहेगा, को जो जो शादी लायक हो जाएगा उसकी सारी डिटेल्स ली जाएंगी, हाइट, एज, टाइम, और नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन क्या काम करता है क्या नहीं करता है, ये नहीं वो नहीं, सारी चीजें ले जाके एक प्लेटफॉर्म पर बना के डाली जाएंगी। मैं वो नहीं कह रहा कि जैसे शादी.com हो गया या जीवन साथी.com हो गया या दूसरे मैट्रिमोनियल, मैं कोई ऐसा बना के नहीं बैठूंगा प्लेटफॉर्म। मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट या कुछ भी कह लीजिए वो बनाऊंगा, वहां पर लोग की इन्फॉर्मेशन डालता रहूंगा, एक एक करके, जैसे जैसे करके। फिर जब इनफ हो जाएंगे वहां पर, जो भी होते होंगे ना लोग, जो भी मतलब शादी.com और जीवन साथी.com ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को छोड़कर जो दूसरे कैजुअली लेके बैठे रहते हैं कि हाँ किसी से पैसे ले लिए बाद में उसका रिश्ता ही नहीं करवाते, नहीं होने, उन सभी को प्रॉपर एक्सेस दिया जाएगा। कहा जाएगा कि आप यहाँ से डेटा एक्सेस कीजिए, लेकिन इस डेटा का आपको मिसयूज नहीं करना है। डेफिनेटली जो भी होगा ना, आज के टाइम पे हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि कोई इंसान कहीं पे किराए पे कोई चीज जगह लेके बैठ गया, वहां पे लोगों से फ्रॉड करके फिर वो जगह छोड़ के ही चला गया, होता है ना सर। तो वो चीज नहीं होगी। सबसे पहले तो लोगों की तरफ से इन्फॉर्मेशन ली जाएगी कि कहीं पे भी कोई भी इंसान गलत काम करके जाता है मेरे थ्रू, तो उसकी तुरंत पकड़ाई होगी, उस पर जो एक्शन होता हुआ जेन्युइन वो लिया जाएगा। मतलब किसी ने पैसे लेके भाग गया है तो उसके पैसे वापस करवाए जाएंगे, वापस लोगों को इस तरह की पूरे पर गारंटी दी जाएगी। उन्हें समझाया जाएगा कि अगर आपके पास ये बंदा कहता है कि इस जीवन साथी है, जैसे भी इस मैट्रिमोनियल से आपके पास कॉल आई है, तो आप समझ लीजिए कि वो मेरा ही है, वो मेरे थ्रू ही काम कर रहा है, और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से लोगों को समझाया जाएगा। और फिर उन्हें बोला जाएगा कि जब आपका रिश्ता डन हो जाता है तभी आप पैसे दीजिएगा, और लोगों से भी बोला जाएगा कि आप तभी उनसे पैसे ले सकते हैं जब उनका रिश्ता हो जाए, आपको पहले एडवांस में कोई पैसा नहीं लेना है। जो कि दूसरे मैट्रिमोनियल्स वाले कर करके बैठ जाते हैं, कोई 21,000 ले रहा है, कोई 51,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, फिर बाद में लोग कहते हैं यार इतना पैसा दे दिया। पहली बात तो करोड़पति इतने कंजूस होते हैं, 1 लाख रुपए भी देना बहुत बड़ा अमाउंट समझते हैं, मैंने खुद देखा है। मेरा एक दोस्त है, बताता है, कहता है भाई 700 करोड़ रुपए का, 700 करोड़ का प्रोफाइल है, 1 लाख रुपए की बात करी, 1 लाख रुपए के लिए भी टाल के कह रहा मैं नहीं दे रहा, बाद में दे दूंगा आपको लेकिन पहले नहीं दूंगा। बताओ। लेकिन कई लोग होते हैं जो इतनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें बनाते हैं, मेरे दोस्त को बनानी नहीं आती, तो वो भी 2 करोड़ वाला बंदा भी निकाल के देता है 1 लाख। डिपेंड करता है भाई तुम कैसे किसी को कन्विंस कर सकते हो। कोई कितनी चिकनी चुपड़ी बातें कर सकता है, कुछ कर सकता है, लेकिन उसे आती नहीं है। तो सबसे पहले तो ये फैसिलिटी की जाएगी कि जो भी जैसे भी रिक्वायरमेंट्स है ना, कि शहर वगैरह, हर शहर को इतना भविष्य में इतना अच्छा बनाया जाए कि अगर कोई क्राइम से रिलेटेड शहर है ज़्यादा फेमस, तो लोग इसलिए भी नहीं भेजते हैं। कई बंदा जैसे कोई दिल्ली में रह रहा है, हिसार में अपनी लड़की को नहीं भेजना चाहता, हिसार जैसे राज्यों को, शहरों को, जो भी है, उन्हें भी इतना बेस्ट किया जाए कि सेम, मतलब सेम ही लोकेशन लगे, और सिक्योरिटी के मामले में भी बेस्ट हो, किसी भी शहर में किसी को भेजने में कोई दिक्कत ना हो। वो भविष्य में मतलब इस तरह से उपाय किए जाएंगे। और साथ ही साथ भी बोला जाता रहेगा कि अगर आप अभी भी करवाते हैं, अभी कोई अगर शहर बेस्ट नहीं भी है तो भी आप निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी की सिक्योरिटी की गारंटी हम लेते हैं। ना ही उस फैमिली में, ससुराल वाले में कोई कुछ आपकी बेटी के साथ मारपीट कर सकेगा, ना ही किसी तरह से गलत बिहेव करेगा। तो ये उपाय किए जाएंगे। उसके बाद अब जो सेकेंडरी आता है वो आता है लुक्स। किसी को किसी के लुक्स अच्छे नहीं लगे, लड़की को लड़के के, लड़के को लड़की के, तो उन लुक्स को, मैं भविष्य की बात बता रहा हूँ, अभी की तो जैसे होगा सेटलमेंट करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन भविष्य में जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे होंगे, उन सभी की इस तरह से ग्रोथ की जाएगी कि उन्हें लुक्स के हिसाब से रिजेक्ट ना किया जाए। मतलब अब लुक्स का मैं एग्जांपल क्या दूं, कईयों के लुक्स मैंने खुद देखे हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं होते, तो उन्हें देखते ही लड़कियां मना कर देती हैं, या लड़के लड़कियों को देखते ही मना कर देते हैं। कई बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, कई बहुत ज्यादा पतली होती है लड़कियां। तो सबसे पहले तो उन्हें समझाया जाए कि आप जो लड़कियां मतलब जीरो फिगर लेके चलती हैं उन्हें ज्यादा पसंद है, तो उन्हें बोला जाएगा नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर ही ज्यादा अच्छा दिखाता है। मैंने कई लड़कियों को देखा है जो ना ज्यादा मोटी है ना ज्यादा पतली है, लेकिन वो भी बहुत सुंदर लगती है देखने में। ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा पतली होंगी तभी लड़के को पसंद आएंगी, ऐसा नहीं है। और लड़कों की भी सोच बदल जाएगी कि आप जीरो फिगर वाली लेके मतलब सोचते हैं कि हाँ बहुत हीरोइन टाइप की मेरी बीवी है, तो कहीं ना कहीं भविष्य में प्रॉब्लम होगी फिजिकली। तो आप हमेशा उसकी खूबसूरती पे ना जाइए, साथ ही साथ उसके व्यवहार को भी देखिए, क्योंकि कईयों का व्यवहार भी अच्छा नहीं होता। कई लड़के इतना एटीट्यूड में होती हैं, या घर परिवार को आप समझ सकते हैं कि पहले तो बहुत अच्छी बनती होती है, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि हमें घर परिवार से अलग होना है। तो सबसे पहले तो उन लड़कियों को भी समझाया जाएगा कि अगर आप सास ससुर और जेठ देवर उन सबके साथ मिल के रहते हैं ना, तो आपको ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि अकेले रह के क्या होगा, सबसे पहले तो घर का सारा काम आपको करना है, फिर बच्चे की देख रेख भी आपको करनी होगी, ठीक। और उसके बाद अगर आप बीमार हो गए, तब आपको सास ससुर की याद आएगी नहीं आएगी, आती है। मैंने देखा है कई लोग सास ससुर से तो दूर रह रहे हैं, लेकिन जब बीमार हुए, सासू माँ मेरे पास आ जाइए, काम कर लीजिए, तब आपको सासू माँ की याद आ जाती है। तो पहले ही आप अपनी माँ की तरह माँ समझ के क्यों नहीं रह सकते। दूसरी तरफ सासों को भी समझा रहा है कि आप भी अपनी बेटी समझ के इन्हें रखिए ना, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए भी तो बेनिफिशियल है। आपका बेटा जो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, वो आपके लिए बेटर है? आप ये बताइए, क्या आपको वो अच्छा लगेगा? और इसी तरह से उन बहुओं को भी समझा जाए कि अगर आपका बेटा भविष्य में आपके साथ यही करे तो आपको कैसा लगेगा? आप जेन्युइनली बताइए, आपको अच्छा लगेगा आपका बेटा आपसे दूर चला जाए? आप इतने साल बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती हैं, उसके बाद वो शादी के बाद अपनी बीवी के सुन के अपनी माँ से अलग हो जाएगा, तो आपको अच्छा लगेगा? तो इस तरह से दोनों में आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाई जाएगी, लोगों को समझाया जाएगा कि मिल के साथ रहिए। हाँ, जब मान लीजिए आपके बच्चे भी बहुत बड़े हो गए, ठीक है, और आपके देवर या जेठ के बच्चे भी बड़े हो गए, तब आप जाके अलग हो सकते हैं एक टाइम पे, क्योंकि वो फिर फैमिली बहुत ज्यादा लंबी होती रहेगी, तो वो जॉइंट फैमिली का मैं मानता हूँ थोड़ा सा क्रेज कम है, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे बच्चे बड़े नहीं होते, स्टार्टिंग में तो आप साथ रह सकते हैं ना, जब बच्चे छोटे हैं, 10 12 15 साल 20 साल के नहीं होते, जब तक कमाने लायक नहीं होते उनके बच्चे के बच्चे, जैसे भी होता है, जब आपको लगता है कि हाँ अब अलग होना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा बड़ी फैमिली होगी, क्योंकि पूरा कुनबा आप समझ सकते हैं, वो बाद में जाके बहुत बड़ा कुनबा बन जाता है, तो वो सब साथ में नहीं रह सकते आज के टाइम में। लेकिन स्टार्टिंग में मिलकर रह सकते हैं। स्टार्टिंग में आप सभी की अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कोई भी किसी को प्रॉब्लम होगी, आप सब एक दूसरे की मदद के लिए अवेलेबल रहेंगे। इस तरह से सभी गर्ल्स को बॉयज को भी समझाया जाए कि आप अपनी बीवी को समझाइए। आप ये मत सोचिए कि चलो सास बहू की जो चल रही है हम उनके बीच में क्यों बढ़े। कई होते हैं सोचते हैं अरे सास बहू की छोटी मोटी लड़ाई होगी, कई बार वो छोटी मोटी लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर भी वो पता नहीं लड़के बीच में आते नहीं है, कहते हैं क्या हमें करना है यार। अपनी बीवी को प्यार से समझाइए ना। देखिए, अगर मैं हूंगा ना, मैं सीरियसली अगर अपनी बात बताऊं ना, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन अपनी बीवी को प्यार से समझाइए, उसे बाहों में लेके उसे प्यार से समझाइए। सबसे पहले शादी की रात को उसे आराम से प्यार से गले से लगाइए। देख, मैं तेरे को एक बात कहना चाहता हूँ, तू इस फैमिली को बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह समझ, और मैं तुझे गारंटी देता हूँ मेरी मम्मी तुझे कुछ नहीं कहेंगी, और तू भी मेरी मम्मी को कुछ मत कहियो, उल्टा मत सुनाइयो। मैंने भले ही तुझे कहा है अपनी फैमिली की तरह समझ के रहना है, लेकिन ऐसे नहीं कि अगर तू अपनी मम्मी से तेज आवाज में बोलती है तो तेज आवाज में बोलेगी, ऐसा नहीं है। प्यार से बात कर, कुछ भी दिक्कत है आपको, अगर कुछ भी दिक्कत है ना, मुझे प्यार से बताओ, मैं अपनी मम्मी को बात करूंगा, समझाऊंगा। आप थोड़ा बीच में ऐसे पड़िए ना, और अगर मम्मी कुछ कहती भी है ना, मैं कहता हूँ, और थोड़ा बहुत अगर मैं भी आपको मम्मी के सामने बोल देता हूँ, तो बाद में मैं अकेले में आके आपसे प्यार से बात करूंगा, सॉरी बोल दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा मम्मी को खुश करने के लिए बोल दूंगा, क्या दिक्कत है? देखो, बड़े ही तो हैं, अगर हम बड़ों की नहीं सुनेंगे, अगर बड़ों का नहीं मानेंगे, तो उन्हें कैसा लगेगा? आप बताओ, अगर आपका बच्चा आपका कहना ना माने तो आपको कैसा फील हुआ? तो वही चीज है, उन्हें समझाया जाएगा कि अगर माँ कुछ कहती है प्यार से, अगर कुछ काम करने को कह दिया एक्स्ट्रा, कर लो। अगर काम करने को मना करती तो आप वो काम क्यों कर रहे हो? आपके फायदे के लिए तो कहा जा रहा है कि आपको वो काम नहीं करना, फिर भी आप उस काम को जबरदस्ती कर रहे हो। तो इस तरह से ना प्यार से समझाया जा सकता है। अगर एक जो पति होता है ना, अगर प्यार से अपनी माँ और बीवी की बात सुने समझे, तो उन्हें हल भी किया जा सकता है। लेकिन कई लोगों को लगता है क्या यार लेडीज वाली प्रॉब्लम है, लेडीज वाली प्रॉब्लम लेके बैठा है। भाई लेडीज वाली प्रॉब्लम है तो क्या आप लेडीज आपको संभालती नहीं है बचपन में? आप उनकी प्रॉब्लम्स में बीच में आके उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते? लेडीज की प्रॉब्लम है, जब लेडीज आपको पालती तब तो आपको कुछ नहीं होता। जब मैं क्या बताऊं, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप एक माँ के बच्चे हैं, ठीक है, माँ ही आपको पैदा करती है, चलो बाप का भी कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो माँ का होता है, ठीक है। कहते हैं ना, आज जिसने माँ का दूध पिया तो वो सामने आया, ये नहीं वो नहीं।
तो आप समझ सकते हैं माँ क्या करती है आपके लिए। तो माँ के लिए आप कुछ कर नहीं सकते शादी के बाद? क्या आप पूरे बीवी के होके रह जाएंगे आप? अरे बीवी भी जरूरी है, माँ भी जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीवी जरूरी नहीं है, बीवी भी जरूरी है, माँ भी जरूरी है, क्योंकि लाइफ पार्टनर भी होना चाहिए। लेकिन माँ को भी नहीं नकार सकते ना। जब आप स्टार्टिंग में अच्छे से पैदा ही नहीं होगे, अच्छे से ग्रोथ ही नहीं कर पाओगे, तो आपको बीवी भी कहाँ से मिलेगी? आप बता दो। कुछ तो आपको भी दिमाग लगाना चाहिए। इस तरह से जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व की जाएंगी, और हर किसी का चेहरा लोग जो चेहरे का रंग है वो भी अच्छे से करने की कोशिश की जाएगी कि कोई काला है, ज़्यादा ज़्यादा काला ना हो, एटलीस्ट ब्रिटिश की मतलब इतना तो हो जितना नॉर्मल मेरा है, ज़्यादा गोरा भी ना सही। तो वो उपाय किए जाएंगे। और व्यवहार में भी मतलब सुंदरता लाई जाएगी कि लोग व्यवहार से भी अच्छे बने रहें। कोई अच्छे से बात करे तो अच्छे से बात करे, ये नहीं कि आप बेमतलब का उसे बेटुक जवाब दे रहे हैं, दो टुक। तो इस तरह से लोगों में मतलब शादी से रिलेटेड जो भी कमी होती है, पढ़ाई की समस्याएं आगे दूर कर दी जाएंगी जब सभी पूरे देश में एक तरह की एजुकेशन मिलती रहेगी। सभी स्कूल्स बेस्ट होंगे, तो कोई एजुकेशन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि इससे बेस्ट एजुकेशन वाली चाहिए तो इसकी बेस्ट एजुकेशन नहीं है। वो प्रॉब्लम्स खत्म की जाएंगी। सभी की इनकम अच्छी कर दी जाएगी। कोई भी किसी लड़के पे सिर्फ पैसा देख के नहीं बनेगी। हर किसी को इनकम सिक्योरिटी इतनी दी जाएगी कि कोई भी परिवार वाला अगर उनकी बेटी भी किसी को पसंद करती है तो वो ये कह के कि इसकी इनकम अच्छी नहीं है उसे रिजेक्ट ना कर पाए। इस तरह से वो फैसिलिटीज की जाएंगी। ठीक है। और इससे रिलेटेड आगे बात, जो लड़की आज के टाइम में बॉयफ्रेंड्स वगैरह बनाती है, वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि भविष्य में इस तरह की फैसिलिटीज की जाएंगी कि कोई भी किसी को भी किसी भी वजह से मना ना करे। जैसे एजुकेशन हो गया, लुक्स हो गया, हाइट हो गया, उनकी हाइट पर भी काम किया जाएगा। लड़कियों की एटलीस्ट 5 6 से 5 7 8 रखी जाएगी, और लड़कों की 6 फुट 2 इंच 3 इंच ऐसे रखी जाएगी। तो हर एक लड़के लड़की की हाइट भी अच्छी रखी जाएगी, क्योंकि कई लड़के होते हैं उनकी 5 फुट 4 इंच 5 फुट 5 इंच हाइट होती है। उनको लड़की मिलनी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर जैसे तैसे अगर कोई लड़की मिलती है तो उन्हें मजबूरी में समझौता करना पड़ता है कुछ भी। तो वो चीज़ें ना करनी पड़े हर किसी को, वो भी ध्यान रखा जाएगा। और आज के टाइम में लड़कियां मिलनी भी बहुत मुश्किल हो गई है। तो इसके लिए सभी को बोला जाएगा कि आप लड़की हो या लड़का हो, तो उसके ये ध्यान दीजिए कि हमें लड़का ही पैदा करना है। लड़की भी हो रही है तो उसकी एजुकेशन का पूरा खर्चा उठाया जाएगा, आप निश्चित रहिए। शादी का खर्चा जो भी होता है, दहेज वगैरह, लोगों की वो चीज़ें भी कम की जाएंगी कि आप ये मत सोचिए कि हमें इतना बजट लगवाना है। जो जितना लगाने के लिए एलिजिबल है उतना लगा दे, बहुत है, ठीक है। अगर आप पैसे वाले हैं, आप इतना सामर्थ्यवान है, तो आप उतना आप खुद ही लगा दीजिए। हमने भी लगाया है। अगर लड़की वालों के पास पैसा नहीं है तो हमने भी लगाया है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी से कोई डिमांड करी है। नहीं, हमसे किसी ने डिमांड करी। हमने तो जो शादी करी है ऐसे ही करी है। किसी का कोई पैसा जो लगा सकता है ठीक है, बाकी हमने लगाया है, ऐसा करा है। तो ये सब चीजें, कहते हैं ना, इंसान जब स्टार्टिंग में जैसा होता है वो वैसा ही करता है, वैसे ही सोचता है। तो हमने जैसा किया है वो वैसा ही हम सोचते हैं आगे करने की भविष्य में। तो इसके अलावा जो भी जैसी भी और भी बहुत सी चीजें आपके दिमाग में होंगी, तो उन सब का भी इलाज किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए बस जो मैंने बताया मुझे लगता है इनफ है, जो कि शायद ही कोई और सोच पाए। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक का संस्कृत में रूपांतरण से। यावानर्थ उद्माने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। अध्ययन सारांश। वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है, और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवद गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय में ही हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप है। अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अहो बत श्रुतो अतो
गरीयान यज्जी हग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुष्पस्ते जुहुवुः शस्त्रुराल्या ब्रह्मणुचूर्णाम गृणन्ति ये ते। अर्थात, हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त ना रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्गलोक जाने की कामना ना करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और ना सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और जय हिंद।